दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है। इतना एंगेजिंग था और इतना अमेजिंग था। एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग। टी ब्रेक में 4-4 समोसे खा रहा होता है गंदी रेडियों से आए हुए। तलहा के ऊपर आया, तलहा ने उठा के पीछे रख दिया मेरे ऊपर। हर 3 महीने बाद इट टेक्स 2 मिनट्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। फिर एक पॉजिटिव बयान आ सकता है और काफी सारे मामला चेंज होंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग तलहा। आपको भी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मंडे ब्लूज है, लेकिन मैंने ब्लू मंडे की वजह से नहीं, अर्जेंटीना की फतह की वजह से पहना हुआ है। वरना आपको भी आज ब्लू पहनना चाहिए था, लेकिन आप फुटबॉल देखती नहीं, क्रिकेट की गुलामी करती। नहीं, मैं क्रिकेट की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ बता कल का फुटबॉल मैच सब में देखा है। आप तलहा कैसे कह सकते हैं कि मुझे जो है वो क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, फुटबॉल नहीं। जैसे कि मैं सिर्फ फीफा में भी ख़ास तौर पे मैंने फाइनल मैच देखा कल का, और ऐसे ही मैं क्रिकेट में भी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि बस हमें डिफीट करना होता है इंडिया को और उसके अलावा हम ऑटोमेटिकली मैच जीत जाते हैं। लेकिन कल का मैच, जिस तरह का सनसनीखेज मैच कल हुआ है, और हमारे स्टार्ट में प्रोग्राम में कोट ऑफ द डे होता है, तो मैं कोट ऑफ द डे उसी से स्टार्ट करना चाहूँगी कि इंसान नाम से नहीं काम से अजीम बनता है। और ये कहावत मेसी ने साबित करती है, उन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मेसी ने जाते जाते जो मीरास छोड़ी है वो बेमिसाल है। जिस तरह से वो अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप चैंपियन बना गए हैं, उनका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 92 में खान साहब ने पाकिस्तान को टॉप टीम बनाने के बाद क्रिकेट को अलविदा लेगेसी कह दिया था, और क्रिकेट में खान साहब छोड़ गए थे एक लेगेसी, और यही वो लेगेसी है जो अब मेसी ने छोड़ी है अपनी टीम के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ यही मेरा गम है, मेसी की अर्जेंटीना टीम जो जीत गई है फाइनली फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन सवाल यहाँ पे तला ये उठता है कि आपने फुटबॉल को क्रिकेट से क्यों जोड़ा? नहीं, अब बात सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मेसी भी आगे चलकर अर्जेंटीना के सदर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मुल्क है, आप जानते हैं साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के यूएसए के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अनस्टेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट की जाती है। लेकिन मैं फुटबॉल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। 1930 में पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फाइनल में भी अर्जेंटीना पहुंचा था, लेकिन जीत नहीं पाया था, यूरुग्वे जीत गया था। 1978 और 1986 ये 2 दफा अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत चुका है। फिर उसके बाद दोबारा फाइनल में पहुंचा 2014 में। 2022 में जब पहुंचा तो यकीनन इट वाज अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, लेकिन मैं इसको कहता था मेसी वर्सेस एम्बापे। ये 2 बहुत बड़े स्टार्स थे। 23-24 साल एम्बापे ऑलरेडी मेसी जितने गोल्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो भी नजरों में, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन भी इसलिए पहुंचे हुए थे, उन्हें मालूम था कि मेरी टीम जीत सकती है, बड़े चांसेस हैं। लेकिन 70 मिनट तक ये वन साइडेड मैच था, लग रहा था अर्जेंटीना आराम से 2-0 जीत जाएगी, लेकिन फिर मुझे लगा मेसी कुछ थक सा गया है, और फिर फ्रांस ने रिकवरी की है, और जिस तरीके से पेनल्टी स्ट्रोक्स के ऊपर ये मैच जीता गया है, यकीनन मेसी के लिए बहुत जरूरी था। 17 साल से फुटबॉल खेलना शुरू की थी, 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे थे। पहले 2 खिलाड़ी थे रोनाल्डो एंड मेसी, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, तो यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और तारीख का सबसे सनसनीखेज वर्ल्ड कप फाइनल था ये। नो डाउट। और इसकी वजह से एम्बापे ने भी जो है वो एक गोल्ड शू जीता है, और हैट्रिक किया उन्होंने, हैट्रिक किया है। बहुत बड़ी नो डाउट। खैर टॉप ट्रेंड दिखाना चाहते हैं प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए टॉप ट्रेंड। इस वक्त टॉप ट्रेंड में ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट, सोशल मीडिया पे सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और टॉप ट्रेंड में अब तक 21,08,000 से ज्यादा सारिफीन जो हैं वो ट्वीट कर चुके हैं। कल कतर में फीफा वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद से ही ये फीफा वर्ल्ड कप टॉप ट्रेंड में शामिल हुआ है। तला अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू कतर और उनके अमीर शेख अलसानी, जिन्होंने बेहतरीन कहते हैं होस्ट का किरदार अदा किया है। जिस तरीके से आखिर में मेसी को उन्होंने अपना लिबास पहनाया कि आप कप उठाने से पहले हमारा एक टच जरूर रखिए। तो आई थिंक ये कतर की जीत है, ये फलस्तीन की जीत है, ये मोरक्को की जीत है, ये मुस्लिम उम्मा की जीत है। जिस तरीके से कतर ने होस्ट किया है वर्ल्ड कप 2022 को फीफा के, आई थिंक बड़ी इनकी तालियां बजानी चाहिए, इनकी बड़ा सराहना चाहिए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में किसी मुस्लिम कंट्री ने ऐसी वर्ल्ड कप की होस्टिंग नहीं की थी। तो आई थिंक
बड़ी बड़ी तारीफ कतर करनी ने चाहिए इतनी इनकी। एक खास अजीम तरीन होस्टिंग करके फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ दी है मुस्लिम उम्मा की जानिब से, जो हमेशा फीफा वर्ल्ड कप में यादगार रहेगी। और अगला ट्रेंड जो कर रहा है वो है नन अदर देन अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। कल अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था और जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4 गोल से शिकस्त दी। वैसे मुकाबला बहुत सनसनीखेज हुआ था। फर्स्ट राउंड में दोनों बीच में मैच में टाई हो गया था, फिर दोबारा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, दोबारा से गोल बराबर हो गए, फिर पेनल्टी गोल्स के बाद फाइनली जीत मेसी की अर्जेंटीना की हो गई। और इस बीच सारिफिन ने काफी ज्यादा ट्वीट किए हैं। तला वैसे डी मरिया का गोल भी यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट था। डी मरिया अनदर सीनियर प्लेयर इन द अर्जेंटीनियन साइड, और जिस तरीके से उन्होंने गोल किया, क्योंकि बाकी 2 गोल हम जाने थे पेनल्टी से मिल रहे थे, लेकिन जिस क्लास के साथ डी मरिया ने फिनिश किया, यकीनन बड़ा अमेजिंग मैच था। इस वर्ल्ड कप से हमें एक चीज़ मालूम पड़ती है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल है, उसका सबसे बड़ा मुकाबला है वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है और 4 साल तक क्वालिफाई करना होता है। सोचिए कि वर्ल्ड चैंपियंस थे इटली, वो इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, बड़ी मेहनत करनी होती है। चलें, अब आप क्यों क्रिकेट से इतना प्यार करती हैं तो वरना सोचें, क्रिकेट हर 2 साल के बाद वर्ल्ड कप करा रहा होता है, उसमें हर 1 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आ जाता है। तो मेरी नजर में हमें फुटबॉल से सीखना चाहिए बहुत कुछ। और ये 4 साल के बाद दुनिया का मशहूर तरीन मकबूल तरीन खेल जब वर्ल्ड कप कराता है तो उसकी जो कहते हैं ना कि एंटिसिपेशन होती है कि लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि यार क्या मजा आने वाला है, और उतना ही मजा आया कतर के इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। और तलहा स्पोर्ट्स के साथ बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो। बहुत से लोग क्रिकेट के शायकीन होते हैं, बहुत से लोग फुटबॉल के शायकीन की गुलामी ऐसे की है ना कि कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। नहीं, फुटबॉल खेल नहीं पाएंगे। फुटबॉल के क्या ड्रॉबैक्स है, हम क्यों नहीं खेल पा रहे, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम अपने शो में भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं शायद ताला वी विश के एक दिन आएगा जब फीफा में पाकिस्तान ये बताएं, फुटबॉल खेलेगा। ये बताएं कि और कौन से खिलाड़ी हैं एम्बाप्पे के अलावा जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में हैट्रिक की हो फाइनल में? आप बताएं, आपको तो There was only one, सिर्फ एक ऐसे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1966 में फाइनल में हैट्रिक की थी। उनके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं, टोटल 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में हैट्रिक गोल्स स्कोर किए हैं। आई थिंक नाम यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से मैच में जान आई थी और तमाम तर सांसें रुक गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स अर्जेंटीनियंस आर द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड चैंपियंस, नो डाउट। और अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। पीटीआई पंजाब असेंबली तहलील कर पाएगी या नून लीग हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएगी? हुकूमत पर खान साहब का खौफ तारी, विफाक की पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। इस्लामाबाद में एक और फूल दरिंदगी का शिकार पाकिस्तान बच्चों से ज्यादती से मुतासरा ममालिक में नंबर 1 करार। सालाना 5.5 लाख से जायद बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना बन जाते हैं। रवां साल अब तक ज्यादती के 250 से जायद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत आखिर कर क्या रही है? और समोसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया पर जोरदार मुहिम, मारूफ यूट्यूबर डॉक्टर अफान की वीडियो ने तहलका मचा दिया। तलहा, समोसा आपने देखा है ये एक मुहिम चल रही है, समोसा बचाओ। आलू के समोसे को डॉक्टर अफान ने करार दिया है कि ये जहर है और आप गलत खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। आई एम वन ऑफ समोसा लवर, आई लव इट। देखेंगे आज के शो में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों 250 कैलोरीज तक 300 कैलोरीज तक उसमें होती हैं, आई अग्री, लेकिन उसको खाने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आप 4-5 समोसे एक साथ खा जाएं। खैर आगे चल के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे नजर डाल लेते हैं। तला, खास तौर पे क्या चल रहा है आजकल जी? इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील के लिए 23 दिसंबर का ऐलान तो कर दिया है, जबकि अब पंजाब और KPK के वज़रा आला ने भी असम्बली तहलील की सिफारिश कर दी है। और अब दोनों सूबों में हुकूमतों के खात्मे के बाद निज़ाम कैसे और कौन चलाएगा? गुज़िश्ता रोज़ मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जब इस तरह सारे इस्तीफे मेरे पास आएंगे तो एक एक करके हम उसे वेरीफाई करेंगे, फिर हम उसको एक एक करके अप्रूव करेंगे, ग्रुप में उनको अप्रूव करेंगे। यानी वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो टाइम बाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त सरगर्म है, मुलाकातें इस वक्त बड़ी तेज़ी से जारी हैं। यकीनन जोड़ तोड़ की कोशिशों में मुफाहमत के वो बेताज बादशाह कहलाते हैं। तो एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। यकीनन हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। MB सुमरो हमारे साथ मौजूद है, हमारे हेड ऑफ कंटेंट। सुमरो साहब, कुछ भी हो सकता है, जरदारी साहब भी सरगर्म है। कल का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है इस हवाले से। कल आसिफ जरदारी लाहौर पहुंचे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे थे और उनकी अहम मुलाकातें हो। सबसे अहम बात यह है कि जो वजीर आजम हाउस से उस मुलाकातों के बाद जो स्टेटमेंट
जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि किस भी हद तक जाने पर इत्तेफाक हुआ है। तो किसी भी हद तक जाने के इत्तेफाक की बात से अब ये वाज़े हो रहा है जो चीजें चल रही थी कि माशी इमरजेंसी नाफिज करने के ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, वो इसीलिए जो संजीदा हलके हैं उनको ज्यादा संजीदा नहीं ले रहे थे, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आमिरों के दौर में ही इकदाम लिए जाते हैं। मगर जो कल का बयानिया है, कल का जो स्टेटमेंट है, उससे लग रहा है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। और अब क्योंकि कल के जो परवेज इलाही साहब के बयान हैं, वो उसके बाद ये भी कहा जाता है कि खास तौर पर पीडीएम को के हलकों में ये उम्मीद पैदा हुई है कि परवेज इलाही अगर इमरान खान का साथ छोड़ दे तो फिर तो पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में आ जाएगी, और नहीं तो उनके पास और एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक जो चौधरी शुजात हुसैन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने PMLQ का सरबराह बरकरार रखा है। अगर वो दूसरा ये ऑप्शन कहा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन पंजाब असेंबली में क्यू लीग का पार्लियामानी लीडर तब्दील कर दे, तो फिर वो उस पार्लियामानी लीडर का ये होगा कि अगर वो कहे कि चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन में या अदम एतमाद के लिए फला की तरफ वोट देना है, तो फिर वो उस तरफ वोट देने के पाबंद होंगे। उससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खास तौर पर जो डिसीट हो जाने हैं, मुनर्रफ मेंबरान पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, तो वो उसका तोड़ ढूंढा जा रहा है। अब ये भी यानी शुमरू साहब, अगर परवेज इलाही साहब ने पार्टी बदल ली तो गेम चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, गेम चेंज हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत उनके सीटों पे खड़ी है। वहां पे अगर वो चेंज हो गए तो वो फिर पंजाब में हुकूमत पीडीएम की जमायतें बना सकती हैं और ये आसान हो जाएगा। और बाकी अगर अदम एतमाद आती है तो अदम एतमाद लाने में अगर परवेज इलाही इमरान खान के साथ इंटेक्ट रहते हैं तो अदम एतमाद लाने से सवाए कुछ दिनों की डिले और मतलब 21 से 20 दिन की डिले के अलावा बाकी कोई फायदा नहीं होगा। फिर अगर अदम एतमाद की करारदाद नाकाम हुई और परवेज इलाही इमरान खान के साथ रहे तो फिर वो पंजाब असेंबली टूट जाएगी। और जो मुझे पॉलिटिकली लग रहा है कि जब तक पंजाब असेंबली का फैसला नहीं होगा, असेंबलियां टूटेगी तो दोनों साथ पीटीआई तोड़ेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि अगर अदम भी आती है तो सिर्फ 20-21 दिन का डिले आएगा। लेकिन तलहा देखने में ये आ रहा है परवेज इलाही के बयान के बाद कि पीटीआई के इत्तेहादी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, तो मामला किस तरह भी किसी भी करवट बैठ सकती है। बैठ सकता है। जरदारी साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं उस खबर की जानिब जिसने आज सुबह मुझे बड़ा परेशान किया रखा है। इनफैक्ट वर्दा मैं आपको बताऊं, हम खुद अपने अमाल की वजह से इस नहज पर पहुंचे हैं। हमारी सोसाइटी में 100 बच्चों को एसिड में जलाया गया था, अगर आपको याद हो। मूवी भी बन चुकी है उसके ऊपर, मूवी बैन भी कर दी गई थी। हमारी सोसाइटी में 100 बच्चे रेप होते हैं एक मदरसे के अंदर, और फिर कोई सियासी जमात उनको मशरूत तौर पे पुलिस के हवाले करती है और हम तमाशा देखते रह जाते हैं। ये जितने भी पेडोफाइल्स हैं, जहनी मरीज हैं जो बच्चों को रेप कर रहे हैं रोज़ाना, ये जुडिशल सिस्टम में जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, इन पे केसेस भी होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन इतना वीक है, अदालती निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि कायदे आज़म जिंदाबाद बोल के वो सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं और फिर वो गंदे काम करते हैं। 5.5 लाख बच्चे, 5.5 लाख बच्चे सालाना रेप हो रहे हैं। हम तमाशा देख। और तारा सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में सरे फहरिस्त है। कितने शर्म का मकाम है और कितने अफसोस की बात है, उसके बावजूद भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। 50,000 से ज्यादा बच्चे लड़कियां जो है जिनसी ज्यादती का शिकार बनते हैं। डॉक्टर मेहरब, मैं आपसे एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में जितनी भी नाजेबा वेबसाइट्स खुलती थी उनको बंद कर दिया, जिसकी वजह यह थी कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा गंदी फोश वेबसाइट देखने वाली कौम थी। वो वेबसाइट तो बंद हो गई, लेकिन फिर सबने VPN डाउनलोड कर दिया और वही हरकत और सकनात जारी रखी। हमारे यहाँ जिस स्पीड से बच्चे रेप हो रहे हैं, डेटा सामने आ चुका है, ये 5.5 लाख कह रहा है, मैं कहता हूं 10 लाख से ज्यादा है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं होते हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी मेहरब कि एक ऐसी सरकारी टीम हो जो कम से कम हर मदरसे में जाके बच्चों को बताए तो सही कि अगर आपके साथ ऐसी कोई हरकत हो तो इसको रेगुलर नॉर्म ना समझिएगा, क्योंकि उस बच्चे के साथ भी हुआ है, उस बच्चे के साथ भी हुआ है, आप इसको रिपोर्ट कीजिएगा इस नंबर के ऊपर। सैडली जो बच्चे हैं इनको मालूम भी नहीं होता रिपोर्ट कैसे करना है। मेंटल स्लेव्स होते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो मदरसे में छोड़ के आ जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के वाकयात। और ये तो सिर्फ रिपोर्टिंग नंबर्स है। व्हाट विल यू से ऑन दिस मेहरब? मेरे ख्याल से आपको ने तमाम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक डायग्नोज किया है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है। द ग्लोबल स्टैंडर्ड बेसिकली सेज कि जब आपके किसी फर्द के पास किसी एडल्ट के ऊपर चाइल्ड अब्यूज की या चाइल्ड हरासमेंट की कंप्लेंट एक दफा रजिस्टर हो गई है तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस के अंदर उस इंसान का नाम इंक्लूड किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि उनको कम से कम ऐसी कोई नौकरी ना दी जाए सरकारी तौर पे या निजी तौर पे जो उनको बच्चों के करीब रखे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बस ड्राइवर, स्कूल बस कंडक्टर, स्कूल सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल टीचर, इस तरह की तमाम चीज़ों से उनको दूर रखा जाए। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गलबन 2015-2016 के पास एक ऐसी प्रैक्टिस का इनकाद किया गया था सूबाई हुकूमतों के साथ, लेकिन बहुत से सूबाई हुकूमतों के मेंबरान ने यह बोला कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारे तो मेजॉरिटी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब पीपल देमसेल्व्स रिकॉग्नाइज, ब्यूरोक्रेट्स भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस मसले को, पॉलिटिशियंस भी इस मसले को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा डॉक्टर साहब, कोई हल नहीं निकल रहा है इस चीज़ का। मुझे लग रहा है जहाँ पे हम बात करें कि कैसे दायरा बनाया जाए, बच्चों को हम लोग ट्रेन करें, उनको गाइड करें, गुड टच बैड टच के बारे में बताएं स्पेशली। उसके साथ साथ हमें शायद माँ बाप को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको भी जो है वो काउंसिल करना चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं इस चीज़ पर, क्योंकि बहुत से केसेस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को या बच्चों को खामोश करवा देते हैं। अक्सर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि स्कूल टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं या उनको हरेसमेंट का निशाना बनाते हैं, लेकिन बच्चे खामोश, उनके वालिदैन बच्चों को खामोश करवा देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगी। मेरे ख्याल से एक पॉलिटिक्स ऑफ शेम एंड पॉलिटिक्स ऑफ गिल्ट है और एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हमारे माशरे में लोग इतने मुख्तलिफ तरह के दर्द और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। कहीं मईशत का दर्द है, कहीं ख़ानदान का दर्द है, कहीं मोहल्ले वालों का दर्द है, कि वो आप एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर हमारे यहाँ एक बेसिकली बन चुकी है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं हर मसले की वजह अपने ही अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है तो इसमें हमारी कोताही थी। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी ऊपर मलामत आएगी कि नहीं, हम एज पेरेंट्स बैड पेरेंट्स थे, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जबकि हमें यह समझने की जरूरत है कि माशरे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद मौजूद होते हैं। तो अगर किसी बुरे इंसान ने आपके साथ बुराई की है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें उस बुरे इंसान की बुराई है। लेकिन सैडली लोगों का हमारी पुलिस और हमारी प्रोसिक्यूशन के अंदर भी तो फेथ नहीं है ना। उनको इस बात का पता है कि अगर हम जाते हैं, कल को केस रिपोर्ट करते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमारे बच्चे को मेडिकल के प्रोसेस से भी गुजरना होगा, हमें अदालतों के भी धक्के खाने होंगे, लेकिन द कन्विक्शन रेट इज लेस देन 5%। 95% लोग एक्विट हो जाते हैं, वो बेइल्जाम बरी हो जाते हैं। तो जब इतनी कहानियां लोग सुन चुकी हैं तो उनके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि होगा कुछ भी नहीं, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। अपनी आंखें बंद करो, अपने बच्चे के मुंह पे टेप लगाओ, खुदा से माफी मांगो और बस अपनी जिंदगी गुजारते जाओ। वेरी सैड, अल्लाह पे रहम फरमाए। लेकिन मुइज़ मुझे बताएं, एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा कि हमारी रूलिंग एलीट को जो गंदी आदतें हैं ना, उनको एक तरीके से हम लीगल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शराब नोशी की आदत है तो हमने शराब के लाइसेंसेस दे दिए। हम तो मुसलमान मुल्क थे, हमने क्यों शराब के लाइसेंस दिए हैं? क्यों यहाँ जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं जहाँ से शराब बच्चों को भी मिल रही है, हर किसी को मिल रही है, बआसानी अवेलेबल है। तो इसीलिए जो रूलिंग एलीट को पेडोफाइल होने की आदत थी तो उन्होंने इसको बहुत नॉर्मल बना लिया। रूलिंग एलीट को मर्डर करने की आदत थी तो उसको बड़ा नॉर्मल बना लिया। और हाँ, बड़े से बड़े गुनाह छूट जाता है, कोई पकड़ाई है नहीं। वो दिन कब आएगा मुइज़ जब इनको सरेआम फांसी दी जाएगी? काश हम ईरान से ही कुछ सीख लें। देखिए, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, और क्योंकि ये कितना होलनाक वाकया होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, खुसूसी तौर पे जो वाकयात अब देखने को मिल रहे हैं उसमें तो सिर्फ जिनसी तशद्दुद नहीं है, मर्डर भी है, मर्डर है बाकायदा। मोइज़, आपको तो नहीं लगता कि ये किसी मेंटली सिक या मेंटली इल पर्सन का काम है? क्योंकि जब जिनसी ज्यादती की बात कत्ल करना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सीरियल किलिंग। व्हाट डू यू से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
और इसका ताल्लुक उसके साथ भी, उस पॉलिसी के साथ भी, इसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया था कि हमने इंटरनेट पे फहुश वेबसाइट्स तो बैन कर दी, लेकिन इससे दुनिया से तो फहुश कंटेंट खत्म नहीं हो गया। वो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग से पोर्नोग्राफी अब सारी हट के अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जा चुकी है। बाकायदा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको लोग ज्वाइन करते हैं, जिनके अंदर अंडर एज लोगों के साथ और माइनर्स के साथ फोर्सफुली कंटेंट बना के वहाँ पे शेयर किया जाता है एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स इट। तो मेरे ख्याल से एक मैस एजुकेशन की ज़रूरत है, और हम लोगों ने मज़हब तो लोगों को सिखा दिया, लेकिन हम लोगों को इंसानियत सिखाना भूल गए हैं। हम लोगों को ये बताना भूल गए हैं, जहाँ पे बच्चों को हमने गुड टच बैड टच के बारे में सिखाना है, मेरे ख्याल से उतना ही इंपॉर्टेंट है बॉयज़ कॉलेजेस में जाके लड़कों को ये वाली बात सिखाना कि जब आप बालिग हो जाएंगे और बलूगत के बाद आपके भी जब जिनसी शौक आया होना शुरू होंगे, तो कम से कम सिन बच्चों के साथ और मुतशद्दद तरीके से इसको इनैक्ट मत कीजिएगा। यानी कि कितनी बेसिक एजुकेशन ये हम लोग ये भी लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस किस्म की पॉलिसीज वगैरह सामने आए जो कि इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखें चाइल्ड मोलेस्टर्स और चाइल्ड हरासर्स के लिए, ताकि वो एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करें। लेकिन सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, साइमल्टेनियसली हमने अपने माशरे में काइंडनेस को, रहम को और एक दूसरे के ख्याल को भी दोबारा रीइंट्रोड्यूस करना ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब हम अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट डायग्नोस तो कर पाएं, उनकी तशखीस तो कर पाएं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से ही ये बुराई आई है। मैंने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इसका टाइटल था बच्चाबाजी, जिसमें बताया यह गया था किस तरीके से अफगान आर्मी के हर जनरल, मेजर, कैप्टन का एक बच्चा होता है, आपस में मुकाबला करवाते हैं। इन डेप्थ फुटेज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी, लेकिन सैडली हम रिकग्नाइज नहीं करते। हम अपने पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों का रास्ता नहीं बंद कर पाए हैं, इन बुराइयों का कहां से करेंगे। मेहरब मुइज़ाबान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह दिया, लेकिन इशू बहुत सीरियस है। मैं अपनी कौम से अपील करता हूं कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। इस साल 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर गए हैं, अगले साल 70 लाख लोग मुल्क छोड़कर जाएंगे, इसी वजह से कि ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, और बच्चे रेप होके मर्डर हो रहे हैं। निजाम खामोश तमाशाई बना बैठा है। को एक साथ भी अपील करनी चाहिए कि वो इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जब तक वो मर्डरर खुद उस तरह दरख्त पे उसको ना लटकाया जाए, सबके सामने उसको संसार ना किया जाए, तब तक ये चीजें हमारे माशरे से खत्म नहीं होंगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब कल के सनसनीखेज मैच के बाद थोड़ी सी फीफा के ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि मेसी ने अर्जेंटाइन को फिर वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है और यूरोप की 16 साल इजादारी खत्म करते हुए अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। यस, यकीनन अर्जेंटीना की फतह वाज रिमार्केबल। ये फ़लस्तीन की भी फतह है, ये कतर की भी फतह है, ये मुस्लिम उम्मा की भी फतह है। लेकिन तारीख का सबसे सनसनीखेज फाइनल देखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। हमने तो टीवी पर देखा है, लेकिन जो लोग वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे उनकी तो पार्टी हो गई। ऐसी एक हमारी पाकिस्तानी फुटबॉलर हैं, इनफैक्ट आपको मालूम है मेरे बच्चों को पढ़ाती भी हैं वो। अच्छा, वो स्पोर्ट्स टीचर है उनके स्कूल में, TLT में। रुखसार राशिद, वेलकम टू दुनिया बोल है। Thank you so very much for giving us your precious time. Rukhsar, how was the experience? कितना मजा आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद सारे मैचेस और क्लोजिंग सेरेमनी, तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि मैं खुद भी फुटबॉल प्लेयर हूँ और फुटबॉल कोच हूँ। तो फीफा से कनेक्ट होना ना मेरे लिए मेरी समझा लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कतर 2022 ने पूरा किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। और कल मैं क्लोजिंग सेरेमनी का भी पार्ट थी, तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। उस स्टेडियम में होना और अर्जेंटीना का मैच देखना, वो भी फाइनल में, वो भी वर्ल्ड चैंपियन, लास्ट चैंपियंस के साथ, फ्रांस के साथ, तो इट वाज अमेजिंग। उसके अलावा जो क्राउड हमारा था, ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू। अर्जेंटीना का क्राउड एंड मोरक्को का क्राउड इज द बेस्ट क्राउड। तो आपको कैसे देखने को मिला वहाँ की जो मैनेजमेंट थी पूरी कतर के अंदर स्टेडियम में, जिस तरह जब मैच अर्जेंटीना जीता, क्योंकि अर्जेंटीना के फैंस बहुत ज़्यादा थे स्टेडियम में, सुनने में ये आया है, और एकदम से पूरा जो स्टेडियम है वो खुशी से झूम उठा था। तो उसके बाद क्योंकि उसको मैनेज करना फिर फैंस को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपने ये कल कैसे देखी मैनेजमेंट वहाँ की, प्रॉपर हर चीज़? मैनेजमेंट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इट वाज वेरी स्मूथ पूरा। आप जब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अकोमोडेशन में जो फैंस रह रहे हैं उनके लिए
every 4 hours before the match shuttle bus direct यहाँ से start होती है उनके accommodation से. So every after before 4 hours and after every 5 minutes, so there are shuttle bus going on. और उसके अलावा मेट्रो है, different shuttle bus हैं, तो इतना स्मूथली कल कोई प्रोग्राम किया है. उसके अलावा अगर आप ग्राउंड की स्टेडियम की बात कर लें तो स्टेडियम में भी सिक्योरिटी हमारी हाई सिक्योरिटी थी. सिक्योरिटी इवन के ग्राउंड के बाहर भी इतनी इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी कि फैंस के लिए कि जो के अंदर बॉल में नहीं है वो भी बाहर रह के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. और जो स्टेडियम की अगर हम बात करें तो इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. कुछ भी हमें अंदर से हमें ऐसा फील हुआ कि हमें कहीं कुछ पैनिक हो रहा है या हमने क्राउड को कंट्रोल करना है. क्राउड खुद भी अपना इतना मज़े का क्राउड था कि उन्होंने किसी को ट्रबल भी नहीं किया, उन्होंने खुद भी इंजॉय किया. इवन के हम वॉलंटियर स्टाफ हमें वैसे होता नहीं है ऑफिशियली अलाउड कि हम मैच देखें फैंस को छोड़ दें, लेकिन कल का मैच इतना कोई इंगेज था कि हर कोई मैच में इन्वॉल्व था. हम थोड़ा सा ड्यूटी छोड़ के भी मैच एंजॉय कर रहे थे, तो इट वाज अमेजिंग. कहाँ पे आपको लगा कि फ्रांस की चूक हुई कि पेनल्टी किक्स में जीता गया अर्जेंटीना ने मैच, तो कहाँ पे आपको लगा कि चूक हुई हल्की सी किक्स में, पेनल्टी किक्स में फ्रांस से? फ्रांस से देखें, फ्रांस के पास अगर फ्रांस की बात करें तो आई थिंक फ्रांस के पास सिर्फ एम्बापे था. अगर एम्बापे 81-82 मिनट में गोल ना करते तो आई थिंक जो प्लेयर्स थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुके थे. वो तो गेम बदली है सेकेंड हाफ में जहाँ पे अर्जेंटीना की डिफेंस लाइन से कह लें या गोलकीपर से कह लें थोड़ी सी उनकी वीकनेस आई है. तो एम्बापे ने गेम उठाया. एम्बापे की पेनल्टीज और उसके फील्ड गोल की वजह से टीम वापस गेम में आई है, वरना वो फील्ड गेम में गेम खत्म हो जानी थी. लेकिन वो भी बहुत मजे की गेम रही. एक्स्ट्रा टाइम में भी एक गोल जो किया वो भी एम्बापे की तरफ से था, और जो पेनल्टी मारी गई वो भी बस एम्बापे की तरफ से थी. फिर टीम का मॉरल आगे बहुत डाउन था, तो उनकी मिस हुई, दोनों की पेनल्टीज मिस हुई. रुखसार, मेरे ख्याल से कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी अजीब थी ना. डी मरिया को जिस तरह हटाया गया, जिरू को निकाल दिया गया. खैर, आई विल कम टू अनदर क्वेश्चन विद यू रुखसार. हम सब पाकिस्तानियों की ये देरीना ख्वाहिश थी कि यार वो दिन कब आएगा जब हमारी टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगी. लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि दिल छोटा ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अटेंडेंस और शराकत दारी का टिक लगा दी है. उसमें ऑफकोर्स फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की रहला फुटबॉल जो इस्तेमाल हुई वो पाकिस्तानी थी, जिसने हमें बड़ा प्राउड किया. वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट. सिक्योरिटी के फ़राइज़ पाक फौज के जवानों ने अंजाम दिए. वी आर प्राउड ऑफ देम एज वेल. और आप जैसे वॉलंटियर्स जो वहाँ गए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बड़ी पेशा वराना सलाहियतों का आपने मुजाहरा किया, प्रोफेशनल तरीके से आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया. वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू वॉलंटियर्स हु बीन देयर एंड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान. सो थैंक यू सो वेरी मच रुखसार कि आप वहाँ गई और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. आई एम श्योर वहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान को इतना मिस नहीं किया होगा. लेकिन ये बताइए रुखसार, वापस आने का दिल तो नहीं चाह रहा होगा? अजीब सा लग रहा होगा कि ख़त्म कैसे हो गया इतना जल्दी? डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है. जब हम आ रहे थे तो मेरा टिकट पूरा 1 महीने 10 दिन का था. तो लेकिन जब कल फाइनल हुआ है और आज मेरी फ़्लाइट है तो आज ऐसा लग रहा है कि मतलब यूं करके टाइम गुजर गया. लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 महीना 5 दिन 10 दिन ही हुए थे. यहाँ जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जब उनसे बात की तो वो तो 12 साल से वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रहे थे. वो उनका भी कहना यही था कि किस तरह टाइम गया कि वर्ल्ड कप के 12 साल लगे तैयारी करने में और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप यूँ चला गया. तो आई थिंक उन सब के लिए भी, हमारे लिए भी इतना इंगेजिंग था और इतना अमेजिंग था. क्राउड से लेके फैंस, मैचेस और उसके अलावा मैचेस के अलावा यहाँ पे फीफा ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई थी कि नॉन मैच डे पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी. तो कोई ऐसा दिन नहीं है हमारा कि हम खाली रहे हो या हमने रूम में बैठ के गुजारा हो. एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग. उसके अलावा भी जो लोकल्स हैं और जो फैंस हैं जो अकोमोडेशन में हमारे साथ हैं, तो एवरी डे दे आर हैविंग द पार्टीज लाइक गेट टुगेदर है, कभी रशिया का, कभी इजिप्ट का. यानी कि आप बता रही हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया आपको, हम देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. रुखसार राशिद वुमेन फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद थी, कायदा अपडेट कर रही थी कि उन्होंने कितना मज़ा आया, कितना एंजॉय किया उन्होंने कतर में. और आफ्टर ऑल फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है. अब 4 साल तक इसका वेट करना पड़ेगा, देखेंगे कि अगला चैंपियन कौन होगा. इन्हीं में से कोई होगा फिर से. लेट्स सी इंशाल्लाह ताला. खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जनाब ये थोड़ी सी दुख की बात है समोसा लवर्स के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर अफान कैसर की वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने समोसे खाने से मुतालिक आवाम को आगाही फराम की है. मगर जब उन्होंने अपने वीलॉग में समोसे के जो नुकसानात हैं वो बताए और समोसों को एटम बम करार दिया और कहा, तो सारे फीन उनके खिलाफ बोल पड़े और कहा कि सोशल मीडिया पे समोसा बचाओ एक मुहिम स्टार्ट कर दी गई है. डॉक्टर अफान हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे. लेकिन ऐसा क्यों है कि आप स्कूल्स के बाहर चले जाए, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर चले जाए, अक्सर शाम के औकात में चाय के साथ समोसे जितना मज़ा देते हैं उतनी और कोई चीज़ नहीं देती है. और ख़ास तौर पे रमज़ान में
जब रमज़ान आएंगे तब मैं डॉक्टर अफान से पूछूंगी कि वो क्या करने वाले हैं रमज़ानों में। आलू के समोसे इफ्तार पे ना हो तो इफ्तार कैसे होगी। डॉक्टर अफान कैसा हमारे साथ मौजूद है और गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफान एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। डॉक्टर अफान ये बताइए कि समोसे से दुश्मनी क्या है, क्यों समोसे को आपने आइटम बम करार दे दिया? एक्चुअली समोसे से खास कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे बैड ईटिंग पैटर्न्स हैं जो बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं। बात यह है कि इन पे कोई बात नहीं करता, कोई ये समझाता नहीं। सिर्फ माँ कह देती है अपने बच्चे को कि बेटे बाहर रेडी से कुछ ना खाएं, कोई गंद बला ना खाएं, कुछ पी ना। लेकिन वही माँ अपने शौहर को नहीं समझा सकती जो टी ब्रेक में 4-4 समोसे खा रहा होता है, गंदी रेडियों से आए हुए, गंदे तेल में तले हुए। अब बात है सिर्फ आगाही और अवेयरनेस की। पाकिस्तान शुगर, ब्लड प्रेशर समेत बहुत बड़े मसलों से लड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्विंग कोलेस्ट्रॉल एज वेल, या एग्जैक्टली। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसने जितनी बर्बादी फेरी है, हम में से कोई किसी को बताने वाला ही नहीं। तो डॉक्टर उसके अलावा जो इशू है डॉक्टर अफान, मेरी नज़र में, यू कैन एग्री और डिसएग्री, फॉर एग्जांपल हम कराची की मिसाल ले लेते हैं। ये वो शहर है जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी कागज़ों में शायद 2 करोड़ हो, मेरी नज़र में 3 करोड़ क्रॉस कर गई है। यहाँ पर चिप्स के जितने स्टॉल होंगे, फ्रेंच फ्राइज के, और जितने समोसे चाट के स्टॉल पथारे सड़कों पे चल रहे होंगे, उनकी तादाद लाखों में है। और क्योंकि ये एक गरीब आदमी के लिए बड़ा आसान होता है जेब से 20, 25, 30 रुपए निकालना और कुछ खा लेना ताकि उसकी भूख मिट जाए, तो इसके अंदर कव्वे का गोश्त भी आपको मिलेगा, गधे का मिलेगा, कुछ जगहों पे कुत्ते का भी मिलेगा, और कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। जिस तेल में ये फ्राई होता है वो कभी ना के स्टैंडर्ड से बना हुआ होता है, कभी फलां जानवर की चर्बी का बना होता है, कभी कहाँ से बना हुआ होता है, जिसको इस्तेमाल इंसान को करना ही नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो लातादाद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा टैबू है, वो ये है कि जितनी अनहाइजीनिक चीज खाओगे उतना तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और कहते हैं इसी वजह से थर वाले क्योंकि गंदा पानी पीते हैं तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं इस दफा, और यही वजह है कि लोग कहते हैं हाँ भाई चलने दो गाड़ी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तला। मैं फॉरेन कंट्री गया बड़ी दफा, तो वहां मैंने मिनरल वाटर बहुत ज्यादा पिया, मेरा पेट खराब हो गया। तो पाकिस्तान में जो है ट्रेंड ऐसा है कि आप गंद खाते रहो तो आप ठीक रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी लेवल पे इनको एजुकेट ही नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में इस टाइम फैटी लिवर, क्योंकि मैं जिगर को डील करता हूँ, 35% लिवर ट्रांसप्लांट जिसको मैं डील करता हूँ, 35% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह नैश रिलेटेड सिरोसिस है। यानी आपके लिवर पे फैट आई, फैट ने लिवर को डैमेज करना शुरू किया और फिर लिवर सुकड़ गया। 35% ट्रांसप्लांट जो इस मुल्क में हो रहा है उसकी वजह ये मोटापा है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप समोसे को एटम बम करार दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका तरीकेकार क्या है? या तो आप घर में बना के खाएं या एतदाल में खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि 3-2 समोसों से कम तो कोई खाता नहीं है, एक पे तो कोई हाथ नहीं रोकता। या तो फिर आप पूरे फ्राइड आइटम्स को जो है वो बैन करने की कोशिश कीजिए, बताइए कि भाई फ्राइड आइटम्स खाएं ही ना बाहर के, क्योंकि मैदा उसमें भी होता है। अगर आप रोल की बात करें या फिर दूसरे वॉन्टॉन्स मिलते हैं और दीगर चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी उतनी ही क्वांटिटी में कैलोरीज होती हैं अंदर। उसमें भी अगर आलू नहीं है तो चिकन है तो कीमा है, लेकिन हो तो वो भी फ्राई ही रही है ना। तो स्पेशली समोसा ही क्यों? ये बात बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि समोसा एक सिंबॉलिक है। आप किसी भी जगह, इवन आपका अपना ऑफिस देख लें, इसके टी क्लब में जब भी मंगाया जाएगा समोसा मंगाया जाएगा, और एक खाने वाले बहुत हैं। एक चाय के कप के साथ जब आप 2 समोसे लेते हैं तो आप 1000 से 1200 कैलोरीज का डबल एटम बम फाड़ लेते हैं, और उसके बाद आप नाश्ता भी करके आए होते हैं, फिर आप दोपहर का लंच भी करते हैं, जबकि वर्दा आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज है बीइंग ए फीमेल, 15 से 2000। तो आप एक टी ब्रेक में अपनी कैलोरीज पूरी कर लेंगी, और फिर जो गंदा तेल है, जो रीफ्राइड तेल है, जो फ्री रेडिकल्स भरे हुए हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट, वो जब आप क्रॉनिकली लेंगी, हम बैठे हैं ना दरिया के दूसरे कॉर्नर पे। डॉक्टर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने जिस्म में पानी भी डालते हैं, हवा भी लेते हैं, खाने भी खाते हैं, तीनों की क्वालिटियां कंटिन्यूसली गिर रही हैं। ब्रॉयलर चिकन से लेकर तमाम तर सब्जियां में मालूम है उनके अंदर किस तरह की चीजें आ रही हैं। आप समोसे पे क्यों रो रहे हैं? समोसे पे इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि समोसा एक सिंबॉलिक है, और मैंने सिर्फ फिर समोसे नहीं, मैंने जलेबी पर भी ये बात की, मैंने पिज्जे पे भी। हमारे ईटिंग ट्रेंड्स खराब हो चुके हैं। जब तक आप अपने ईटिंग ट्रेंड्स, अच्छा एक बात तो हुई ना इस वीडियो के वायरल होने से, कम से कम पाकिस्तानियों को एक लफ्ज तो पता लगा जिसे हम कैलोरीज कहते हैं। कैलोरीज कहते हैं। उन्हें ये तो पता लगा कि गंदा तेल। डॉक्टर साहब, अगला टारगेट बिरयानी तो नहीं है आपकी?
मैं बिरयानी पे बना चुका हूँ वीडियो, और मैंने बताया कि घर में साफ सुथरी बनाएं, लेकिन बिरयानी 1000 कैलोरीज का न्यूक्लियर मिसाइल है, और मैं बता चुका हूँ लोगों को, और वो वीडियो भी वायरल हुई है और लोगों ने मुझ पर डबल अटैक भी किया। ओए हो, तो आपकी नज़र में क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए कि मैं चाहूंगी कि हमारे शो पे आए और बाकायदा मैं आपको साथ प्रॉपर डाइट चार्ट प्लान करके हमारे व्यूवर्स को बताऊं, मगर अफसोस का टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब, दोबारा से आपको लेंगे अपने शो में और मज़ीद डिटेल डिस्कशन करूंगी कि असल में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफान हमारे साथ मौजूद थे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। वैसे एक बात उन्होंने ये बात सही कही है कि 2 से 4 समोसे ना खाएं, आप एक खाएं, या तो फिर आप उसके बाद लंच ना करें, अपनी कैलोरीज बैलेंस करें। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। कभी होनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर साहब ने हमारे अंदर का जानवर जगाने के लिए बहुत सारे जानवर यहाँ बुला लिए हैं। आज हमारे सेट पे मैं और वर्दा अकेले फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर यहाँ मौजूद है और ऐसा लग रहा है जैसे घर का माहौल है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था घर का माहौल है। यार बड़ी वाली चुटकुली देना वर्दा के लिए प्लीज। नहीं, मुझे यहाँ पे गेको वेको कुछ नहीं कार्टून प्ले करने, मैं वो कार्टून में ही देख के खुश हूँ। लेकिन अगर मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मास्टर शॉट दिखाएं तो आप देखें इस वक्त हमारे सेट का क्या हाल है। एक सांप यहाँ हंसदा यहाँ मेरे पास है, एक क्रोकोडाइल यहाँ है, एक वो गले में भाई लगा के बैठे हुए हैं सामने। अच्छा सही है, ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, तो हम असल में बात कर रहे थे कि दुनिया में वैसे तो हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया में तमाम जगह एक जानवरों के प्रॉपर हुकूक होते हैं, उनके रखने की, उनके रहने की प्रॉपर जगह होती है, इनकी टेक केयर के लिए प्रॉपर जो है वो एक जगह बनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हम बात करें तो इंसानी हुकूकों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, तो जानवर के हुकूक की हम क्या बात करें। इंसान कुत्ता बन गया, आप कुत्तों की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी एनजीओ चलाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा फार्म बनाया हुआ है, जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर स्पेशली हम रेप्टाइल एनिमल्स की बात करें तो उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा एक फार्म बनाया हुआ है, टेक केयर करते हैं उसकी। और हमारे साथ मौजूद हैं आलियान गौरी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे साथ हैं हारिस, जिनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनकी टेक केयर के लिए किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से उन्होंने पूरा फार्म बनाया हुआ है, और ये आप तमाम जानवर देख सकते हैं। ये काम ये सिर्फ हमने गिने चुने निकाले हैं, इसके अलावा भी ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे जानवर जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आलियान, तो कैसे पड़ा ये शौक? ये शौक तो बचपन से था मुझे। स्टार्ट हर बंदा अपना शौक चूज़ों से ही स्टार्ट करता है, उससे स्टार्ट किया। फिर बकरा ईद का टाइम जो आता है, एक टाइम तक फिर डॉग्स पालना शुरू किए। फिर उसके बाद देखा कि डॉग्स वगैरह की एनजीओज़ होती हैं, उनको स्ट्रीट डॉग्स जो हैं हमारे, उनको रेस्क्यू करते हैं, और डोंकीज़ वगैरह को भी रेस्क्यू करते हैं। स्नेक्स वगैरह की वीडियोस देख रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली। लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए फिर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया इनके बारे में। देखा तो हमारे पाकिस्तान में कोई एनजीओ नहीं थी सिवाय एक के, जो टीम है, एनजीओ नहीं है, दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड। हम लोग 2012 की से टीम बनी हुई है जो रेप्टाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं स्पेशली। फिर रेप्टाइल्स में कोई भी काम नहीं करता, सबको यही है। अगर आपने सबसे पहले आपने ये पाइथन देखा था, आपके दिमाग में यही बात आई थी कि इसका जहर निकाला हुआ है आपने। हाँ। तो पाइथन्स में जहर नहीं होते। ये इंडियन रॉक पाइथन है। इंडियन रॉक, ये हमारे पाकिस्तान में वाहिद पाइथन है। और स्नेक्स जो हमारे पाए जाते हैं, इनमें 5 to 7% स्नेक्स ऐसे हैं जिनमें वेनम होता है। लोगों को ये बात भी नहीं पता। बाकी टोटल जितने स्नेक्स, अब्बू तो बहुत पैसे वाले होंगे आपके? नहीं 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 भाई, अब्बू पैसे वाले नहीं तो फिर ये शौक कैसे किया पूरा? बस खुद से जॉब वगैरह करी। तो आपने खरीदे हैं, ये रेस्क्यू किया है इनको? कहाँ से रेस्क्यू किया? अगर मैं क्रोकोडाइल की बात करूँ तो इसको कहाँ से रेस्क्यू किया? ये पोचर्स से रेस्क्यू किए हुए हमने। ये पोचर्स जो है उनको, ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल है? क्रोकोडाइल है। ओके। उन्होंने इसकी सेल परचेज होती है इलीगल। आप इसके देख रहे हैं बकल्स वगैरह, ये निकलते हैं पर्स, स्किन की वजह से। इसको बहुत ज़्यादा मारा जाता है, इसकी स्किन की वजह से। शूज़ वगैरह के लिए बनते हैं ये। तो आप कैसे कमाते हो, कैसे चलाते हो? इनका खाना पीना, उल्लू भी है, तोता भी है, कछुए भी हैं, सब कुछ। जू है आपका कोई अपना? जू नहीं है हमारी, बस हम हारिस है और मैं है, हम लोग मिल के ये करते हैं। हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ग्रेट। तो उनसे फिर जो हमें मिलता है वो हम इन्हीं एनिमल्स। हारिस से आपका रिश्ता क्या? हारिस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग इसी तरह, हारिस भी इस टीम का मेंबर है, सीनियर मेंबर है मेरे से बहुत ज़्यादा।
और तो हारिस ने ही मुझे सपोर्ट किया था थोड़ा सा इस चीज़ में आगे आना। आलियान, इसके ऊपर तो बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि किस तरह से इनका ख्याल रखा जाए, इनको खाने में क्या दिया जाए, किस तरह से इनको ट्रीट किया जाए, प्रॉपर वैक्सीन्स होती हैं इनकी, तो ये ट्रेनिंग कहाँ से ली? ट्रेनिंग बस पढ़ के खुद से बेसिकली मेरे बड़े भाई हैं ऑन मोहम्मद ना, माशाल्लाह। वो वाहिद सर्टिफाइड ट्रेनर है इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हमारी फील्ड को फील्ड नहीं समझा जाता, एनिमल्स की फील्ड को कोई फील्ड नहीं समझता। इस वजह से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही एनिमल सर्टिफाइड ट्रेनर जिनके पास सर्टिफिकेशन है। एक का नाम ऑन मोहम्मद है, दूसरे का नाम मुनीबुर रहमान है। माशाल्लाह। सिर्फ ये 2 हैं। तो उनका शौक था, उन्होंने 4 इयर्स का एनिमल बिहेवियर कोर्स किया हुआ है सिंगापुर से। क्या बात है। तो उन्होंने वहाँ से कोर्स किया, फिर वो पाकिस्तान में इन हुए ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है इसको हम बचा सकें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मिथ्स हैं, जिस तरीके से एनिमल्स को बताया जाता है उस तरीके से एनिमल्स नहीं होते। जितने भी एनिमल्स हैं, इवन के हमारे जो मक्खियाँ और मच्छर भी हैं ना, वो भी हमारे इस इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं होंगे ना तो हमारे ये आपको पसंद कर रहा है वर्दा वैसे ये साहब? नहीं, आपके गले में चाह रहा है कि आपसे जो है ना ये आपके गले में आए। आप क्या चाह रहे हैं? हारिस, हाउ डू यू सपोर्ट योरसेल्फ? हाउ डू यू मेक द मनी आउट ऑफ इट? आप जानवरों को खिलाना पिलाना बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल। देखें सर, जिस तरीके से आपको अलियान ने बताया, हमारी एक NGO है। हम लोग डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे जाके रेस्क्यू करते हैं। उसके अंदर होता ये है कि हम एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्क्यू करते हैं, इसके अलावा जो हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम इवेंट्स करते हैं। इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे जो है वो हमारा अपना फार्म है। सीरियसली? हम वहाँ पर जो है ये अवेयरनेस शो करते हैं और उससे अर्न करते हैं। तो उससे जो अर्निंग होती है वो फिर हम इन्हीं एनिमल्स पे लगाते हैं। और बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम एनिमल्स को बचा सकें और एनिमल्स और लोगों को बता सकें कि ये एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है। अभी इसकी बारे में पूछना चाह रही थी। इतने एनिमल्स हैं। एक क्रोकोडाइल है, मार्श क्रोकोडाइल, हमारे यहाँ पे बहुत रेयर स्पीशीज में पाई जाती है। थी इनको दे दें। गावियल्स, आपने गावियल्स देखे होंगे जिनकी लंबी सी स्नाउट होती है क्रोकोडाइल के अंदर ही। अफसोस के साथ अब वो देखने को भी नहीं है। मार के उनकी हंटिंग हो के बिल्कुल इंडेंजर्ड हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एक्सटेंड हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह से हंटिंग जारी रही तो न जाने किस तरह जानवर खत्म हो जाएंगे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी इनकी वजह से। कल बड़ी प्यारी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिससे बताया गया कि आजकल फूलों के लिए, पौधों के लिए ऐसे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं कि जैसे शहद की मक्खी बैठती है उस पर नेक्टर के लिए, तो उस स्प्रे की वजह से मक्खियां मरना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से अगर समंदर से वेल खत्म हो जाए तो समंदर से 50-60% सारी मछलियां खत्म हो जाएंगी। तो एक जानवर भी अगर इस दुनिया से खत्म हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे इतना बड़ा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आलियान, आपके पास शेर भी है जी, और आपने और मजीद बहुत से जानवर पाले हैं जिसमें छिपकलियां भी हैं, चूहे भी हैं, और तो इन सब का ख्याल कैसे करते हैं? शेर को कब से पाला? क्योंकि शेर तो सेल्फी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑन मोहम्मद एनिमल ट्रेनर हैं, तो हम लोग एनिमल सर्टिफाइड एनिमल ट्रेनर के अंडर काम करते हैं। तो हम लोग फार्म वगैरह पे कोई जिन लोगों ने शेर वगैरह पाले हुए और वो लोग नहीं संभाल सकते, अब लोगों का ये है जो ज़्यादातर पैसे वाले लोग, अब नया शौक ट्रेंड शुरू हुआ है कि शेर पालना। तो जो लोग हैंडल नहीं करते ना, फिर हम वहाँ पे जाके उनके एनिमल्स वगैरह की टेक केयर करते हैं और उनको संभालते हैं। अच्छा, लोग आपसे राब्ता करना चाहें, आपके एनिमल्स देखना चाहें, हाउ डू दे कांटेक्ट यू? हमारा यही पेज है दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड का, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी एनिमल के। इसको ले लो भाई, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं करेगा वर्दा, आप रिलैक्स करें। उनको माइक लगा है, वो नहीं उठ सकते अभी। ये बेचारा सांप, मजलूम मासूम, आप इससे डर रही है, इंसान ये आपसे डर रहा होगा। भाई हट जाओ आलियान, आप आए, इसको हटाएं। इससे डरने की जरूरत तो नहीं है वैसे। ओ भाई पीछे शर्ट पे वो कर रहा है, सू कर रहा है। सू कर रहा है? हाँ। सांप है तो जुबान निकाल रहा है ना भाई। इतना हल्का नहीं है कि एक हाथ से उठा लो, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा नौजवान। ओहो, बहुत पावर है। ये देखे ना कैसे पैर में तलहा के ऊपर आया, तलहा ने उठा के पीछे रख दिया मेरे ऊपर। फ्री हो गया जी। आए वर्दा बैठे, उसको भी आपसे डर लग रहा था, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, आज़ादी मिल गई उसे। तलहा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरे कैसे तलहा, सीरियसली आपसे तो ना उम्मीद ही रखना बेकार है कि आप कभी हमारी हेल्प करेंगे। सर, हमारे मुल्क में जितने आस्तीन के सांप है, आपको सांपों से दोस्ती होना बहुत जरूरी है, वरना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आलियान, इस क्रोकोडाइल को कैसे रेस्क्यू किया था? ये सर्कस से रेस्क्यू किया था हम लोगों ने। एक सर्कस थी, उन लोगों के पास ये 2 पाइथन्स और ये क्रोकोडाइल था उनके पास, और बहुत बुरी कंडीशन में रखा हुआ था। इस पाइथन का तो आप ये कैमरे में दिखा सकते हैं आइज़, जैसे हमारे इंसानों के अंदर बीमारी होती है मोतिया की,
ऐसे इनकी ये बीमारी, तो उन्होंने इसको इस कंडीशन में रखा हुआ था इतनी, तो हमने वहाँ पे रेड की और इन दोनों स्नेक्स को, क्रोकोडाइल को रेस्क्यू किया। बात बाकी हकीकत है, कहते हैं कि सर्कस में जितने भी जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता है, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो या हाथी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखें वो सर्कस के अंदर जो है वो शेर के ऊपर भी बैठता है। हाँ। आप उसके हाथ में एक स्टिक देखते होंगे, सही। वो स्टिक से उसको इतना डर होता है कि अगर वो स्टिक हिलाए भी ना तो शेर 10 फीट दूर जाके भागे। मतलब शुरू से ही इस तरीके से उनको रखा हुआ है कि मतलब शेर को बिल्ली बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले ये चीज़ अलाउ नहीं होती, ये चीज़ वाइल्ड लाइफ जो है, जो हमारी जंगलात की चीज़ें वो जंगलात के अंदर ही नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें रखना भी चाह रहे हो तो आप इसके बारे में पहले पूरा पढ़ें, पूरी सर्टिफिकेशन लें, और इसका पूरा एनजीओ का एक हमारा वो बनता है, पर्पस बनता है। और अगर आप रखना चाह रहे हैं घर में तो आपको एक फार्म बनाना पड़ेगा, फिर वाइल्ड लाइफ से कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप रखना चाह रहे हैं। वैसे तो आप ना रखें क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स घर में रखने के नहीं। एग्जैक्टली मैं यही सवाल करना था, जिस तरह से आपने इसको गले में डाला हुआ है, जिस तरह से उसको रखा हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शौक रखते हैं कि वो इन एनिमल्स को एज ए पेट रखें, जबकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारे सामने भी आए। हमने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, थाईलैंड का केस हमारे सामने है, अमेरिका में केस जिसमें लड़की ने पाइथन बचपन से पाला था, उसके साथ ही बड़ा वो उसको खाने की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर ने उसको छोड़ने के लिए कहा गया। तो किस तरह से फिर आप अलाउ करते हैं, या फिर आप लोग किस तरह से इसको अपने साथ इतना ज़्यादा अभी जिस तरीके से अलियान ने आपको बताया, हमारे पास जब लोग ऐसे देखते हैं ना पाइथन तो उनको खुद से भी शौक होता है, शायद इन्होंने रखा हुआ है तो हम भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। ये बहुत ख़तरनाक स्केपर होते हैं। जिस तरीके से आपने थाईलैंड वाला भी केस के आप बता रही थी, अगर इनको बारीक से छोटी सी छोटी जगह भी मिल जाए ना तो ये उसमें से भी बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। और ये खाने में जो है अक्सर बेशतर स्नेक्स में ही होता है कि लोग समझते हैं दूध पीते हैं, पाइथन्स हो, छोटे स्नेक्स हो, कोबरा हो, ये दूध पीते हैं। ये दूध नहीं पीते, ये भी खाना खाते हैं। सिर्फ मुर्गी और चिकन वगैरह होती है, खरगोश होते हैं, ये वो खाते हैं। और इनका जो डिजॉल्विंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इस वजह से वीक में 5 डेज में ये एक दफ़ा खाते हैं और डिजॉल्व बहुत आराम से पूरा निगल लेते हैं, पूरा निगल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें दूध दें, इनको दूध वाली बात तो ये है कि अगर कॉमन सी बात है, ये तो हम लोगों ने पेट रखे हुए, पेट नहीं रखे हुए, रेस्क्यू किए हुए, और जंगल के अंदर इनको दूध कौन पिला रहा था। एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल से है, कॉन्सेप्ट है अलग। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कहीं पड़ोसी मुल्क से भी आया हुआ है, तो लोग समझते हैं ये कहते हैं कि 100 साल तक रखो तो चुड़ैल मेल को मारोगे, फीमेल को नहीं, वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, इच्छाधारी सांप बन जाता है। आजकल वैसे ही बड़ा ड्रामा जो है वो नागिन के 4 to 5 सीजन आ चुके हैं और इसलिए बदनाम हो गए हैं कि सांप दूध पीते हैं या फिर इच्छाधारी नाग होते हैं जो एक इंसान का रूप ले लेते हैं। आप सांपों पे क्यों अटक गई हैं वर्दा? मतलब उल्लू भी तो है आपके सामने, उल्लू को भी तो लिफ्ट कर रहे हैं थोड़ी सी। वो कितना खूबसूरत उल्लू है, तरीके से खामोश बैठा लगता है आपने हैरी पॉटर नहीं देखी। नहीं, हैरी पॉटर देखी है तो फिर आपको उल्लू पसंद होने चाहिए। हैरी पॉटर मैंने देखी है, लेकिन मुझे रेप्टाइल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत हुआ तो ये कछुआ चल जाएगा। अच्छा, मुझे लगा था टू बी ऑनेस्ट विद यू कि आपने इनको सुन किया हुआ, क्योंकि और भी शोज पे आए हैं इस तरह के सारे रेप्टाइल्स, सांप वगैरह आए हैं। मैंने भी पकड़ा हुआ है, वो सुन हुए होते हैं। कैसे सुन करते हैं भाई? नहीं, वो होता है, कोई सुन पाउडर है आपके पास? नहीं, वो लोग इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं और ये एनिमल क्रूरटी में आता है। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं करते। अभी भी है कि आप देख लें, आप हमारे पास देख रहे हैं ना, ये यूज्ड टू है। कभी भी जो होता है इसको पेट इसलिए नहीं कहते। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मतलब हम फ्रेंड्स वगैरह कहीं मेंशन करते हैं तो इन सांपों पे ही करते हैं, या सांप का भी दोस्त नहीं हो सकता, डस लेता है। बिल्कुल इनका ऐसा ही है। आप इनकी आदत बदल सकते हैं लेकिन इनकी फितरत नहीं बदल सकते। इनकी फितरत में होता है काटना। ये हमें भी कभी भी किसी वक्त भी काट सकता है, हम जहाँ गलती करेंगे। इसी वजह से रेप्टाइल्स टोटल हैंडलिंग पे डिपेंड करते हैं आप उसको किस तरह, और जानवर तभी आप पे अटैक करते हैं जब वो खौफ महसूस करते हैं अपने ऊपर। जिस तरह से आप आगे जाएंगे, जैसे हम डरते हैं, ऐसे ही मासूम जानवर भी हमसे डरते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी लेजेंड ऑफ मौला जट की। दी लेजेंड ऑफ मौला जट को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हुए 13 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। और पाकिस्तानी फिल्म ने मौला जट एक माह में दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तला कहने को क्योंकि मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जल्दी से बता दें कितने अमाउंट कमाए। 200 करोड़ 300 करोड़, ये इंडिया से सीखा है हमने, लेकिन खबर यह है कि फिल्म इंडिया में रिलीज होने जा रही है। कि इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं जो फैंस हैं मौला जट के, जो देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अब ये फिल्म फाइनली इंडिया में रिलीज होने जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात के रहनुमा ने धमकी दी है कि वो पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। अब ये फिल्म इंडिया में कब रिलीज होगी कि नहीं होगी, इस हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या इकदाम लिए हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है? मोइन जुबैर हमारे साथ मौजूद है,
उनसे जानेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। जी मोइन ज़ुबैर, बताइएगा कि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी कि नहीं? बहुत शुक्रिया और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये फिल्म इंडिया में रिलीज होने के लिए इसकी तैयारियां जो थी वो मुकम्मल की जा चुकी थी और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस फिल्म के, उन्होंने भारत मीडिया ग्रुप है, जी ग्रुप, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया और इनिशियली ये फाइनल हुआ कि 23 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। लेकिन इस फिल्म की जो रिलीजिंग डेट है वो उस तरह डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन जो भारत में इंतहापसंद जमातें हैं, खास तौर पे जो राज ठाकरे की जमात है जो मुंबई में काफी ज्यादा एक्टिव है, और ये राज ठाकरे वही हैं बाल ठाकरे के नेफ्यू, तो इनकी जमात ने ये इनिशिएटिव लिया कि अगर पाकिस्तान की कोई भी फिल्म यहाँ पर रिलीज हुई तो हर उस सिनेमा को आग लगाएंगे जहां पर ये फिल्म रिलीज होगी। तो इनिशियली ये फाइनल हुआ था कि जी ग्रुप जो भारतीय पंजाब है, भारतीय पंजाब के सिनेमा और इसी तरह जो नई दिल्ली है उनके सिनेमाज में इस फिल्म को रिलीज करेगा। लेकिन काफी ज्यादा इस फिल्म के रिलीज की जब डेट अनाउंस की गई तो रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या ये बाल ठाकरे की जमात वही है जिन्होंने सबसे पहले ये स्टेप उठाया था कि पाकिस्तानी कोई भी आर्टिस्ट इंडिया जाके काम नहीं करेगा? आई थिंक इन्हीं की जमात ने सबसे पहले ये इशू क्रिएट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज बताइएगा। जी ये वहाँ की जमातें ऐसी इंतहा पसंद जमातें ऐसी हैं, खास तौर पे जब भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ पर परफॉर्म करने जाते थे या पाकिस्तान की फिल्म की रिलीज के हवाले से कोई गुफ्तगू होती थी तो ये वो जमातें हैं जो हमेशा से पाकिस्तानी आर्टिस्टों के खिलाफ रही हैं, क्योंकि जो भारत में एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री है उस पर इंतहा पसंद जमातें और जो खास तौर पे बीजेपी है उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मैं भी सिर्फ मिसाल दूंगा, सेवक जो मूवी है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहां पर बैन किया गया। इसी तरह जो बिलावल भुट्टो का जो बयान है, अभी रिसेंटली उन्होंने भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब किया, उसके बाद से तो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं, प्रोपेगेंडा ही बनना शुरू हो गया है, इसका मतलब है। थैंक यू सो मच मोइन ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि हिंदू जो इंतहा पर वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ पे हिट हों या वहाँ जाके काम करें, खासतौर पर इस तरह के पॉलिटिकली बयान सामने आ रहे हैं। उसके बाद मजीद एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने। लेकिन देखना ये है कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट वहाँ पे रिलीज होती है नहीं होती, और अगर नहीं भी रिलीज करेंगे तो जो लोग देखने वाले हैं तलहा वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। देखिए ऑब्वियसली टॉरेंट्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं देख, लेकिन आई विल अप्रिशिएट यहाँ पर अपने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिन्होंने मोदी का चेहरा बेनकाब किया और बताया कि वो गुजरात का मर्डरर है, जिसके बाद वहां पर एहतजाज हो रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम शुक्रिया अदा करेंगे आलियान का और हारिस का कि आप इतने सारे जानवर लेकर आए हमारे स्टूडियो में। छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा, प्लीज आलियान। हमारे ये एनिमल्स आपने देखे कि बहुत सारे लोग ना इसकी सेल परचेज कर रहे हैं, मतलब पोचर्स हैं जो इलीगल सेल परचेज कर रहे हैं, और लोग हमें देख के बहुत से लोगों ने रखना भी शुरू कर दिया। तो ये गलत है, ये ना करें, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गए। जितनी ज़्यादा आप परचेज़ करेंगे इनको, जितना ज़्यादा आप ख़रीदेंगे पोचर्स, उतना ज़्यादा इनको पकड़ेंगे और मारेंगे और खाल उतारेंगे और ये खत्म हो और प्लीज एक रिक्वेस्ट भी कीजिए कि रेप्टाइल एनिमल्स एज ए पेट नहीं रखे, इनको एज ए पेट नहीं रखा जाता। और मैं चाह रही थी कि तोता ब्रेक ले, अगर ये बोलता है तो खैर ये नहीं बोल रहा, अभी तो नहीं बोलेगा क्योंकि थोड़े शाय। बर्ड्स में एक सीन होता है कि जैसे आप बचपन से लेके इनको जब तक आप ट्रेन करते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि ये बोलें, लेकिन अगर कोई आप सिखाते हैं बोलने भी लग जाते हैं, लेकिन अगर पब्लिक आ जाती है कभी किसी के सामने बोल, आप वर्दा के साथ छोड़ दें इस तोते को, या अगले हफ्ते फर बोल रहा होगा, मैं आपको लिख कर देता हूं। हमारे सामने नहीं बोलेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू आलिया, थैंक यू हारिस सो मच। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस ब्रेक से पहले वाला सेगमेंट बहुत दिल दहला देने वाला था। सारे हमारे रेप्टाइल्स हमारे सेट पे मौजूद थे। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों में और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को की गई है, जबकि ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल मुल्क में बारिश का कहीं भी कोई इम्कान
इम्कान मौजूद नहीं है। अगर हम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14, लाहौर में 6, इस्लामाबाद में 7, मुल्तान में 9, कोयटा में -2 और पेशावर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट, लेकिन मैं अपनी न्यूज़ टीम की तरफ से, अपने बोल न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आप सबको आगाह करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गाड़ी एहतियात से चलाइए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए और दूसरी गाड़ी से एक टायर का फासला रखिए, यानी कि जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हों तो आपको सामने वाली गाड़ी के टायर्स नज़र आने चाहिए, इतना फासला रखिए, ड्राइव सेफली। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट वर्ल्ड अलर्ट, जिसमें हम देते हैं आपको इंटरनेशनल न्यूज। खबर है इंडिया से। भारत में डिजिटल करेंसी का आगाज कर दिया गया है, जिसमें करेंसी नोटों की सारी खुसूसियात होंगी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब आम लोग भी डिजिटल करेंसी में लेन देन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसने आज से 4 शहरों में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़ा पायलट टेस्ट भी जारी कर दिया है, जबकि टेस्ट में सरकारी और निजी सेक्टर के 4 बैंक्स को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के तौर पर काम करेगा, जो लीगल टेंडर होगा, जिसको कानूनी करेंसी तस्वर किया जाएगा। रुपया को भी इसी कीमत पर जारी किया जाएगा जिस पर करेंसी नोट और उसके जारी किए जाते हैं। हम जानते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में इंप्लीमेंटेड है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बड़ा काम किया है वो ये किया है कि सिस्टम में 4 शहरों में इसको एक्टिवेट कर दिया है, इसको रिकग्नाइज कर लिया है और तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया है कि किस तरीके से आम लोग भी मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदो फरोख्त डिजिटल करेंसी से यानी क्रिप्टो करेंसी से कर सकेंगे। मेरी नज़र में एक बड़ी अचीवमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन भी। खैर आगे बढ़ते हैं और अपने हेल्थ सेगमेंट में शामिल करेंगे एक ऐसी खबर, क्योंकि हम देख रहे हैं किडनी के हवाले से आजकल बढ़ते मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों की जान निगल रहे हैं। गुर्दे की बीमारी की वजह से अमवात में पाकिस्तान दुनिया भर में 8वें नंबर पर आ गया है और पाकिस्तान में हर साल 20,000 से ज़ायद अफराद गुर्दे की अमराज की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं और पाकिस्तान में किडनी का इलाज इंतहाई महंगा है, मगर इस सिलसिले में बहुत सी NGOs भी काम कर रही हैं जो आवाम की मदद करती हुई नज़र आ रही हैं और माहिरीन के मुताबिक आवाम में आगाही की कमी के बायस हर साल इसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किडनी सेंटर से डॉक्टर फवाद यूनुस, CEO हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान किडनी एसोसिएशन के। वो भी किडनी के मसाले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वजह क्या है कि लोगों को किडनी के इतने सारे मसाइल दरपेश आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा अमवात हो रही है किडनी की वजह से? क्या हमारी डाइट सही नहीं है, हमारी खुराक सही नहीं है, या फिर हम जो पानी पीते हैं वो सही नहीं है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवाद यूनुस बोल रहा हूँ मैं पाकिस्तान किडनी पेशेंट्स एसोसिएशन से। जो मेन इश्यूज़ हैं जो क्रॉनिक किडनी फेलियर को लीड करते हैं वो हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम ज़बान में शुगर कहते हैं, और दूसरी है हाइपरटेंशन। और आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में ये दोनों बीमारियां अनकंट्रोल्ड, अनचेक चलती जा रही हैं। उसके अलावा और फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं और उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक डिहाइड्रेशन, जो आपने पानी का जिक्र किया। दोज इश्यूज कैन आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम, बट द बिगेस्ट मेन फैक्टर जो हैं वो हैं हाइपरटेंशन और बेसिकली डॉक्टर साहब, इनका इलाज कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है? एक तरीका तो ये है सिंपल जो हम करते हैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से कि आप अपना रीनल फंक्शन टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया, ये आप हर साल बाद करवा लीजिए। अगर आप ऑलरेडी मतलब यू हैव अ कंसर्न विद हाइपरटेंशन डायबिटीज़ तो 6 महीने बाद भी करवा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, वो आप करवा लीजिए तो यू कैन गेट अ सेंस ऑफ अपने आप को डॉक्टर साहब, स्क्रीन कर यहाँ सकते पे हैं। एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने कहा जिनको डायबिटीज़ है वो हर 6 महीने में अपनी स्क्रीनिंग दोबारा से करवा लें, टेस्ट रिपीट करवाएं, लेकिन ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर डिजीज़ कहा जाता है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर रह रहा है, जिसकी वजह से किडनी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। मेरे सामने ऐसे 2 केसेस आए थे जिनको साइलेंटली ब्लड प्रेशर था, उनको पता ही नहीं चला कि उनको ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनकी किडनीज इतनी ख़राब हो गई कि उनको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ सामने आई। तो काइंडली क्या आप बताएंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिस वक्त आपको लगे कि आपको किडनी का टेस्ट करवा लेना चाहिए? इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि इसके एज सच सिम्टम्स कोई नहीं होते। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि हर
3 महीने के बाद आप या एक छोटा मॉनिटर खुद ले लें घर पे अगर अफोर्ड कर सकते हैं, वरना हर 3 महीने बाद इट टेक्स 2 मिनट्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। तो अगर वो 120, 80, 130, 90 की रेंज में है तो, और आप लेट से 50, 60 की एज ग्रुप में है तो यू आर फाइन। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो यू मस्ट ट्रीट इट। उसके लिए दवाइयाँ जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वो ज़रूर लेनी चाहिए और रेगुलरली लेनी चाहिए। फवाद साहब, आप सीईओ हैं किडनी पेशेंट्स एसोसिएशन के। पेशेंट्स की ज़्यादातर ग्रीवियंसेस क्या होती हैं, क्या शिकायत होती हैं सर उनकी? ग्रीवेंसेस क्या होती है? इलाज महंगा है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इलाज बहुत महंगा है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो मसला ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि पीपल कम टू अस व्हेन देयर किडनीज आर नो लॉन्गर फंक्शनल। और दूसरा मसला ये है कि आपको जिंदा रहने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 डायलिसिस करवाने पड़ते हैं किसी भी पेशेंट को, और ईच डायलिसिस की टिपिकल कॉस्ट जो है वो है तकरीबन 6,000 रुपये। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप देख लें कि महीने में क्या कॉस्ट होगी, और एक बंदा बिल्कुल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा फवाद साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायलिसिस के लिए तैयार भी नहीं होते, अगर उनकी किडनी बहुत बेहतर भी होती है तो वो इतना डिले कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट को डायलिसिस के कि वो बहुत ज़्यादा आखिरी स्टेज तक पहुँच जाते हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना है, फेस्ट्यूला बनता है डायलिसिस के लिए। क्या लोगों की उसके ऊपर काउंसलिंग करना ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ के लिए आगाह किया जाए? काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग कंसर्न होते हैं, डरे हुए होते हैं। इस डिजीज़ के साथ 2-3 और प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज और साइकोलॉजिकल इश्यूज। पीपल थिंक के देयर लाइफ इज़ ओवर, कि बस अब इसके बाद ज़िंदा नहीं रहेंगे। हालांकि 2 ऑप्शंस होती हैं, एक जैसे आपने किया ट्रांसप्लांट का जिक्र, और दूसरा डायलिसिस। हम लोग डायलिसिस करते हैं, और हम क्योंकि फलाही इदारा हैं, लोग आमतौर पर 6,000 रुपये लेते हैं, हम 2,000 रुपये लेते हैं। हमारी अपनी कॉस्ट जो है वो 4,000 है। और साथ अगर जो अल्ट्रा पुअर लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। फवाद साहब, प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगी हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए एक तो आप बताइए कि फेस्ट्यूला का प्रोसीजर क्या है, और दूसरी बात ये कि अगर कोई डायलिसिस पे चला जाता है तो क्या वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है, या क्या क्या उसको डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए? जी, तो फेस्ट्यूला से पहले आमतौर पर फेस्ट्यूला को बनने में, मेच्योर होने में कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पे गर्दन के करीब एक डबल लुमेन कैथेटर डाल देते हैं, जिसके थ्रू फॉर लेट्स से 5 to 6 मंथ्स डायलिसिस हो सकता है। फिस्टुला एक प्रोसीजर है जो बाजू पे किया जाता है, जिसमें एक सर्जन जो है वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है, और वो एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं हीमोडायलिसिस के लिए। पाकिस्तान में आमतौर पे हीमोडायलिसिस ही कॉमन है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो एक और तरह का डायलिसिस होता है वो पाकिस्तान में कॉमन नहीं है। तो फिस्टुला ये होता है। पर फिस्टुला को मैच्योर करने के लिए आपको हाथ से एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं ताकि वो सही एक्सेस पॉइंट बन सके। फवाद साहब, ये बताइए कि आपने किडनी पेशेंट्स एसोसिएशन बनाई, मैंने पाकिस्तान में दूसरे अमराज की ऐसी एसोसिएशन नहीं देखी है। क्यों आपने एसोसिएशन बनाई, क्या करती है एसोसिएशन? ये बेसिकली, मैं थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक जिसको एक कहते हैं ना ह्यूमन स्टोरी या लव स्टोरी समझ लें। जिस तरह क्या कहते हैं, अपना ताजमहल बनाया गया था शाहजहां ने। मेरी मदर को एक्चुअली किडनी का मसला था, सलमी यूनुस उनका नाम था, एजुकेशनिस्ट थी, उनको ये मसला हुआ। उससे पहले एक करण शमीम थे जिनका अपना ट्रांसप्लांट हुआ था। आई मस्ट मेंशन दीज नेम्स क्योंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस एसोसिएशन। और उन्होंने सोचा कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये एंटी रिजेक्शन मेडिसिन लेने के लिए मुझे इतना करना पड़ता है, तो बाकी बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। तो फिर मेरे मदर इन्वॉल्व हो गई इसमें, मेरे फादर इन्वॉल्व हो गए, और पिछले 18 साल से कर्नल मोहम्मद यूनुस नाम है उनका, और साथ आई मस्ट ऑल्सो मेंशन जनरल डॉक्टर ज़हीरुद्दीन। उन्होंने बहुत काम किया, और पहले तो सिर्फ लोगों को हेल्प करते थे फाइनेंशियली, फिर इदारे के लिए ज़मीन ख़रीदी, बिल्डिंग पर्पस बिल्ड डायलिसिस सेंटर बनाया, और माशाल्लाह इस वक्त इन लोगों की काविशों से अब ये पिछले 14 साल हो गए हैं ये इदारा चल रहा है, और वी हैव क्लोज टू 100 पेशेंट्स जिनका डायलिसिस फ्री होता है, मतलब फ्री या हाईली सब्सिडाइज होता है। और हमारे पास एक छोटी सी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी है। माशाल्लाह फवाद यूनुस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन किडनी पेशेंट्स एसोसिएशन कर रही है
जितना सराहा जाए कम है। अगर आप भी किडनी के मर्ज से लाहक हैं और आपको मदद की ज़रूरत है तो आप इस एसोसिएशन से रब्ता कर सकते हैं फॉर फ्री डायलिसिस एंड अदर फ्री सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप कुछ प्रेडिक्शंस की, यानी कि सेगमेंट का वक्त हुआ है बोल्ड प्रेडिक्शन, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद है शेख अजीम हनीफ, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम शेख अजीम हनीफ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि दिखने में आ रहा है कि कल के बयान के बाद चौधरी परवेज़ इलाही के खान साहब के इत्तेहादी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, तो ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या फ्यूचर में ऐसा दिखने में नजर आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब खान साहब को छोड़ देंगे? जी वालेकुम सलाम। नहीं, ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। वक्ती तौर पे जो सितारों की पोजीशन है, मून की पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जैसे ही वीनस से होके गुजरा है 3 दिन पीछे, और उससे पहले वर्गो से होके गुजरा है, वहां पे जाके पोजीशन थोड़ी खराब थी। लेकिन आज, कल और परसों 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यहाँ पे जुपिटर की ट्राइन है मून को। मून इस वक्त स्कॉर्पियो में है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव बयान आ सकता है, और पॉजिटिव बयान आएगा परवेज़ इलाही साहब की तरफ से या मोहम्मद इलाही साहब की तरफ से। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी कि दोबारा सपोर्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अभी भी सपोर्टिंग पोजीशन में ही है, लेकिन क्योंकि खान साहब के सितारे, क्योंकि ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। तो कैप्रिकॉर्न में जाते हुए चीजें काफी सारी चेंज होंगी, काफी सारे बयान चेंज होंगे, काफी सारे मामला चेंज होंगे। कैंडल्स वाली पोजीशन फिर आएगी, फिर कोई ऐसी कॉल वीडियोस, इस तरह की पोजीशन इस हफ्ते में इंपॉर्टेंटली चलेगी। इस हफ्ते में तो असेंबलियां तहलील होने का भी तारीख ऐलान कर दी गई है। 23 दिसंबर की असेंबलियां तहलील होंगी या फिर से कुछ मुज़ाकरात सामने आ जाएंगे होते हुए? 23 दिसंबर मैं आपको बताता हूँ। 23 दिसंबर जो है वो एक बहुत अजीब सा और बहुत कंफ्यूजिंग डे है। वहां पर डेट बन रही है, वहां पे सन बिल्कुल सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में मूव करके कसब पे होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा और वहां मूव करना होगा। 23 दिसंबर का दिन जो है वो मेरे मुताबिक, अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो अनाउंस नहीं करना चाहिए था इसको। या सजिटेरियस में अनाउंस कर देते 20, 21, 22, या इसको अनाउंस करते 27, 28 तारीख पे, या इसको जनवरी में ले जाते। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे ये 23 को असेंबलियां डिसॉल्व होंगी। तो आपको लगता है 23 को असेंबली डिसॉल्व नहीं होंगे? अब देखते हैं 23 दिसंबर को होता क्या है। तो अजीम साहब ये बताइएगा कि सितारों के हवाले से ये हफ्ता कैसा रहेगा? मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। एरीज से स्टार्ट करते हैं। जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं हम। एरीज वाले इस वक्त खास से, अच्छा मैं सबसे पहले ये बात बताऊं कि ये हफ्ता ऑलमोस्ट तकरीबन 12 में से 8 प्लैनेट के लिए, 8 ज़ोडिएक के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है। और वो 8 ज़ोडिएक कौन कौन से हैं? जी, मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ एरीज से। कि एरीज का जो मैंने आज बनाया हुआ कि एरीज को इस वक्त जो है ना अपनी जॉब्स में प्रमोशन मिल सकती है, पैसे आ सकते हैं, चीजें अच्छी गुड न्यूज इनको मिल सकती है। जो ये पिछले काफी अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे आके इनको गुड न्यूज एरीज वालों को मिल सकती है। उस गुड न्यूज पे नजर रखें, लेकिन दूसरी साइड पे उस गुड न्यूज से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सी चीजें, मामला अपनी सेहत के जो है उनकी तरफ भी ध्यान रखें। और अखराजात हो सकते हैं, गुड न्यूज पैसे की हो सकती है, लेकिन कोई इतना ज्यादा उसको इम्पोर्टेंटली आपने कवर नहीं करना। नेक्स्ट वीक जाके आपके लिए काफी सारी चीजें बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम टॉरस की तरफ आते हैं। टॉरियन इस वक्त थोड़ा एहतियात करें इस हफ्ते में, अपने हेल्थ के मामला, अपने फाइनेंशियल मामला, अखराजात भी होने वाले हैं, लेकिन कोई सडन नुकसान हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो टॉरियन उस चीज से थोड़ा सा बचें इस हफ्ते में। ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, तो अपने लगेज का, अपने सामान का, अपने मोबाइल, बाकी इन चीजों का ख्याल रखें, कुछ छोटा मोटा नुकसान होने का अंदेशा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी जो है इस वक्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरा भी मशवरा है कि थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा ये वीक वेट करें। जैसे ही सन आगे जाएगा 24 के 23 के बाद कैप्रिकॉर्न में, वहां जाके डिसीजन लें अपना। और जिन जेमिनी के रिश्ते नहीं हो रहे, उनके भी रिश्ते आने के चांस हैं। बाकी सारी चीजें काफी सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना है, तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। जेमिनी के बाद आ जाती है कैंसर की तरफ। कैंसेरियंस जो है इस वक्त 2 चीजों में बड़ा फोकस है। उनको जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब या बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई चेंज करना चाह रहे हैं। ऑल दी वे जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं,
पढ़ाई, बिजनेस या जॉब, वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं। मेरा ये मशवरा है, यहाँ पे छोड़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्लेनेट अपने ट्रांजिट में हो तो उस ट्रांजिट को खराब नहीं करना चाहिए, उस ट्रांजिट में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ का। तो इसलिए ऐसा बड़ा डिसीजन कि जिससे आपके आगे सही। अजीम साहब जल्दी जल्दी बता दीजिए, लास्ट मिनट है हमारे पास। कैंसर से आगे बढ़ते हैं वर्गो की जानिब। जी, फिर मैं ये बता देता हूँ कि सिर्फ इस वक्त जो एहतियात करने वाले जो प्लेनेट हैं वो है टॉरस, कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस। यहाँ पे स्कॉर्पियंस को भी बड़ी एहतियात का सामना करना पड़ेगा, और खास तौर पे इस वक्त कैप्रिकॉर्न्स को फाइनेंशियल फायदे होने वाले हैं, उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जो है वो रखें नजर अपनी। सजिटेरियस को, वर्गोस को और लिब्रल्स को, इनको फायदे होने वाले हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि 8 प्लैनेट को फायदे होने वाले हैं, 8 बॉडीज को फायदे होने वाले हैं, तो उसमें ये भी शामिल है, इनको फायदे होने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन, शादियां जिनकी रुकी हुई हैं, लेट मैरिजेस जिनकी हैं, उनके इस हफ्ते में शादियां, प्रपोजल, कहीं आना जाना, ये चीजें होने वाली हैं, और वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर हो जाएंगी। सही। थैंक यू सो मच शेख अजीम हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ ने क्लियर कर दिया कि टॉरियंस को, स्कॉर्पियंस को और कैंसेरियंस को अपना खास ख्याल रखना है। इस हफ्ते में कोई भी नुकसान कुछ हो सकता है तो सदका निकालिए। मैं कहता हूँ सब अपना ख्याल रखिएगा भाई, कैंसर टॉरियन को छोड़ दीजिए। हर इंसान को चाहिए अपना ख्याल रखे, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं, मुआशियों, सियासियों, समाजियों। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।